हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ये छोटा सा सेशन मैं लेकर आया आपके पास में, जो आपको शायद इनलाइटन करे, शायद आपको हेल्प करे। ठीक है ना, कि आगे का जो रास्ता है कैसे आपको जो है इसको लेना है। ठीक है, तो ये एक पीपीटी है बच्चों जो मैंने बनाई थी। ठीक है, कुछ दिन पहले विद्यापीठ की ओपनिंग जब हुई थी जयपुर में, तो ये पीपीटी मैं बना के ले गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कई तरीकों से मोटिवेट करते हैं, पर वो तरीके इतने अच्छे मेरे को आते नहीं हैं। तो मैंने अपनी इस पीपीटी में सारे वो पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसकी शायद अभी हमको ज़रूरत हो। बच्चों ऐसा भी है कि हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आपको पता हो। ठीक है, डेफिनेटली पता होंगे, कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ पॉइंट स्ट्रेस करता ही रहता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये कंबाइंड रूप से जो है ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। तो हो सकता है कि आज शाम को, आज रात को आप जो है इन चीज़ों पे वर्कआउट करने लग जाएं, और कल से जो है थोड़ा सा आप अपना स्केड्यूल वगैरह चेंज करके आगे बढ़ें। ठीक है ना। तो ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नीट 2023 जो है उसको कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बायो में, ठीक है ना, वो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो जब तक सब लोग आ रहे हैं, ऐसा करते हैं, एक आध मिनट जो है 30-35 सेकंड, एक मिनट जो है थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम ये सीखना चालू करेंगे कि मतलब नीट 2023 के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें खुद में क्या बदलाव लाने हैं। ठीक है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये आपको आगे भी काम आएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल इस परीक्षा के लिए लागू है। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। नहीं, आज बोर्ड साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ लिखूंगा नहीं। ठीक है, सब कुछ मैं लिख के लाया हूं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखने का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चीजों को इम्बाइब करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने इन चीजों को इम्बाइब कर लिया, कहीं ना कहीं ये चीज आपके काम आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गई बातें। तो बच्चों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा, नीट 2023 आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें ना नीट 2023 क्रैक करने के लिए क्या दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नीट 2023 अगर क्रैक करना है, या दुनिया में कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, या जीवन में सफल होना है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और हमारे पास कुछ क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब तो आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और एक आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप कोई भी एग्जाम दुनिया में क्रैक कर सकते हैं, कोई भी आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई नीट 2023 कोई आखिरी एग्जाम नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझिए कि बस ये इसी के लिए ही काम करेगा। ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगी। ठीक है ना। तो दो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी में इस एग्जाम की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बायो में हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी है। ठीक है ना, और वैसे ही कुछ स्ट्रेटजी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज कर पाए तो बेटा इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं जूलॉजी का पार्ट पढ़ाता हूं, तो मैं बायो में भी आपको कुछ बातें बताऊंगा कि बायो में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो बेटा, अब जो आगे की चीजें जो आ रही है, ये अगर अपन अगले 3 महीने तक करें, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपने पास कुछ कुछ 3.5 महीने पड़े हुए हैं। ठीक है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, जनवरी के कुछ दिन और मई के कुछ दिन, तो 3 महीने 10 दिन के आसपास अभी आपके पास हैं। तो 3 महीने 10 दिन जो है, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
तो अब बेटा अपन को देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज यू मस्ट डेवलप टू क्रैक नीट, ठीक है, राइट। आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, ताकि आप नीट क्रैक कर सकें, ठीक है। तो चलिए उन क्वालिटीज को देखते हैं। और मैं एक बात बता दूं बेटा, ये क्वालिटीज जो है केवल नीट क्रैक करने के लिए नहीं, जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। चलिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बेटा कोई भी छात्र जो इस बारे में सुन रहा है, इस बारे में बात कर रहा है, देख रहा है, इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है, इस लेक्चर को सुन रहा है, ठीक है ना, तो एक डिसिप्लिन रूटीन जो है ना बेटा, सबसे पहली क्वालिटी है, याद रखिए। एक डिसिप्लिन रूटीन स्टूडेंट का होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। आप यू मस्ट सेट अ अवेक टाइम एंड अ स्लीपिंग टाइम, ठीक है। आपके जागने का समय क्या है, आपके सोने का समय क्या है। मैं एक रूटीन बनाकर आया हूं आपके लिए, ठीक है ना, ये रूटीन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि आप इस रूटीन को फॉलो करें। देखिए, दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक निशाचर प्रकृति के लोग होते हैं जो देर रात तक पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एक मुर्गा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है ना, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, ठीक है ना, राइट। तो बेसिकली बेटा जो है देखिएगा, ठीक है ना, जैसे मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता था, जैसे मैं अभी भी काम करता हूं, तो मैं अपनी प्रकृति के हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल सेट किया है, पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओवरऑल इंपैक्ट की बात होती है, ठीक है, एक रूटीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप जो है सुबह 7 बजे उठ गए, ठीक है ना, आप 7 बजे उठे आप, ठीक है ना, और आपने 3 बजे तक पढ़ाई करी, ठीक है ना, 3 बजे तक आपने पढ़ाई करी, 3 बजे तक से आपने क्लासेस ली, सेल्फ स्टडी करी, पढ़ाई करी, जो भी, ठीक है ना। तो 7 से 3 बजे तक आपने पढ़ाई करी, ठीक है ना, राइट। 3 बजे जो है बेटा आपने खाना खाया, दिन का लंच लिया, ठीक है ना, और उसके बाद 1 घंटा आपको सोने की बहुत जरूरत होती है। 1 घंटे की आफ्टरनून नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। ये रूटीन का हिस्सा है, याद रखिए, ठीक है ना। 1 घंटा हमें आराम करने की जरूरत होती है, एक पावर नैप जिसको कहते हैं, वो आप लीजिए। उसके बाद आप 4:30 से लेकर फिर पढ़ना चालू करिए, 11 बजे तक पढ़िए, ठीक है ना। तो इस रूटीन में फिर 11 बजे सो जाइए, सुबह 7 बजे वापस उठिए, ठीक है ना। इस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करिए और सेल्फ स्टडी पर फोकस होना चाहिए हमारा। मतलब कि पर डे आपकी सेल्फ स्टडी जो है, पर डे आपकी सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे की अभी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी पर डे सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार कभी मेरी ये क्लास लग जाती है, कभी 4 क्लास लग जाती है। देखो, पहली बात तो 4 क्लास का स्केड्यूल जो है एक ही दिन चला है अभी तक, ठीक है ना। तो 4 क्लास ना आज हुई है ना कल हुई थी, ठीक है, और ना कल होने वाली है, ठीक है ना। तो क्या है कि हम कभी कभी जो है गलत परिस्थितियों को एग्जाम्पल के रूप में देते रहते हैं, ठीक है ना। 4 क्लास ना आज हुई, आज आपकी कितनी क्लासें हुई, आज केवल 2 क्लास हुई आपकी, ठीक है ना। कल गए दिन हुई थी 4 क्लास, कल भी नहीं हुई थी, ठीक है ना, कल होने वाली है, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन 4 क्लास आएगी, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी दिन आपको मिलते हैं, ठीक है, अगर आप 4 क्लास के दिन सेल्फ स्टडी कम करते हो कोई बात नहीं, आप जिस दिन 4 क्लास होती है उस दिन 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर बाकी दिन जो है आपका सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन 6 घंटे तक होना चाहिए। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस स्केड्यूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो आप 11 से 7 तक सोते हो, ठीक है ना। 11 से 7 तक सोने का मतलब ये होता है कि आपके पास 8 घंटे तो रात को नींद के मिलते हैं और दिन में आपको 1 घंटे का सोने का टाइम मिलता है, मतलब कि आप 9 घंटे दिन में सो रहे हो, ठीक है ना। 9 आवर्स की अगर आप स्लीप ले रहे हो तो ये काफी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, 9 आवर्स की स्लीप काफी होती है। बाकी दिनचर्या जो है ऐसी बनाएं कि जिसमें 5 से 6 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, आप क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, 6 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम हो। सेल्फ स्टडी के दौरान केवल पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है, इस क्रिटिकल टाइम में, ठीक है। तो ये रूटीन आप फॉलो करने की कोशिश करिए। वैसे रूटीन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है,
तो बेटा एक मैं श्योरिटी दे रहा हूं, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। मैं श्योर हूं कि आप अपने गिल्ट से निकल जाएंगे, जो गिल्ट आप फील करते हैं कि मैंने टाइम बिगाड़ना चालू करा है, मैं टाइम वेस्ट करता हूं, मैं टाइम अपना बिगाड़ देता हूं, उस गिल्ट से निकल जाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं देखो मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर हम मेहनत करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप होता है, ठीक है ना, और हम अच्छे से अच्छा जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। खेल सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, ठीक है ना। तो इस रूटीन को फॉलो करो। रूटीन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रूटीन यही है, ठीक है। ओके, इसमें बेटा ये जरूर है कि जैसे आप सुबह 7 बजे उठोगे तो आप 7 बजे उठने के बाद सीधा पढ़ने तो नहीं बैठ जाओगे, आप चाय पियोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मुंह हाथ धोओगे, तो ये उसमें इंक्लूडेड है। याद रखिए ये 7 से 3 का जो स्केड्यूल हमने बनाया है, ठीक है ना, इसमें नाश्ते का भी टाइम है, इसमें हाथ मुंह धोने का भी टाइम है। मैं जानता हूं घंटा भर वेस्ट होगा, ठीक है ना, पर 7 से 3 में 1 घंटा वेस्ट होगा, चलो 1.5 घंटा वेस्ट होगा, बाकी तो पढ़ने में टाइम अपन लगाएं, ठीक है ना। इधर 4:30 से 11 बजे तक मैं जानता हूं आप रात का खाना भी खाओगे, ठीक है ना, शाम को थोड़ा टहलोगे भी बाहर, ठीक है, तो भी 4:30 से लेकर अगर अपन 11 बजे तक का टाइम लगाते हैं, 6.5 घंटे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं 1 घंटा इसमें वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, पर बाकी के 10 घंटे 11 घंटे तो हमारे पास पढ़ने के लिए हैं, तो उसमें से सेल्फ स्टडी का टाइम हमें 6 घंटे निकालना ही निकालना है। अगर आप 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो 5 घंटे से नीचे मत जाओ, 5 घंटे सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट, ठीक है ना, अभी इतना करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सेट करना पड़ेगा कितने बजे आपकी क्लास चालू होती है, कितने बजे खत्म होती है। कोई क्लास अगर कैंसिल होती है तो आप उस क्लास की कैंसिलेशन टाइम को सेल्फ स्टडी के लिए यूज करो, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिकली चीजों को करते रहोगे तो आपका 6 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी का निकलेगा ही निकलेगा, मुझे लगता है कहीं नहीं जाता है, 5-6 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी होती है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि किसी दिन अगर 4 क्लास आ रही है कोई बात नहीं, 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो, पर जो 4 घंटे कर रहे हो वो बुनियादी रूप से बिल्कुल इफेक्टिव 4 घंटे होने चाहिए, ठीक है ना। बस कुल मिलाकर यह है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करो, आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा इस चीज से, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वालिटी आप में क्या होनी चाहिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें कंसीडर करना चाहिए कि रिमेंबर गोल विल बी डिफिकल्ट टू अचीव इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड, ठीक है ना। गोल विल बी डिफिकल्ट टू अचीव इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मेरे को कुछ करके दिखाना है तो आप उस गोल को अचीव कर ही नहीं पाओगे। अंदर से जो है ना फील आनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। जब हमारे अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं मेरे को ये करना है, ठीक है, तो हर गोल अचीवेबल होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को याद रखो, इस पॉइंट को अपने अंदर अपने कॉन्शियस के अंदर सोचो, ठीक है ना, कि आर यू एक्चुअली फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। क्या तुम सच में इसे अचीव करना चाहते हो, ठीक है। क्या तुम अंदर से सच में चाहते हो कि नहीं मेरे को ये अचीव करके दिखाना है, मेरे को सफलता चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तुम सच में अंदर से ये फील करते हो, जज्बा है तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कोई भी गोल अचीवेबल है, कोई भी गोल अचीवेबल है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सी यू डू नॉट नीड अ बिग ब्लास्ट, you do not need a big blast but rather a consistent approach, ठीक है ना। आपको बिग ब्लास्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आज 20 घंटे पढ़ लिया और अगले 4 दिन पढ़ा ही नहीं, एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए। कल से ही अगर आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालना चालू करते हो, एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखो। जो मैंने आपको रूटीन बनाया, अपना एक रूटीन फॉलो करो, ठीक है ना। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड्स पे करेगा, याद रखिए। सेकंड थिंग, ठीक है ना, देखो हमने भी, अगर आप हमारे जूलॉजी सब्जेक्ट को भी देखो, एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी है, ठीक है ना। शुरू से ही सेशन के शुरू से ही क्लासें आती रही। आज हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, राइट। ऐसा नीचे नहीं गया कि क्लासें नहीं आ रही हैं या मैंने क्लासें लेना बंद कर दिया, या मैं ऐसा ऊपर भी नहीं गया कि मैं 5-5 घंटे क्लासें ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। एक कंसिस्टेंट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस कंसिस्टेंट अप्रोच को फॉलो करिए, ठीक है ना। उस चींटी की तरह फॉलो करिए। चींटी जैसे धीरे धीरे खाने की चीजें ले जाती रहती हैं।
कंसिस्टेंट अप्रोच इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एक ब्लास्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ठीक है ना। एक मैच में 300 बना दिए, फिर अगले 15 मैच में रन ही नहीं बनाए, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है ना। रेदर देन मैं ये चाहूंगा कि आप हर मैच में 70-80 रन, कभी कभी 100 भी मार दिए, ऐसे करते रहो, ठीक है ना। ओके, और इंपॉर्टेंट ये है कि धीमी कांस्टेंट आंच पर खाना सही बनता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाना बनाने के लिए भी धीमी कांस्टेंट आंच की जरूरत पड़ती है। तेज आंच कर दोगे बेकार हो जाएगा खाना, ठीक है। एक दिन 20 घंटे पढ़ लिया, बाकी दिन पढ़ाई नहीं की, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंटली धीमी आंच पे खाना बनाते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, रोज 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते रहो, देखो सफलता जरूर मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जस्ट लुक अ लिटिल अहेड एवरी टाइम आफ्टर एवरी टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है ना, कि जस्ट लुक अ लिटिल अहेड एवरी टाइम आफ्टर एवरी टेस्ट, ठीक है ना। से इफ यू आर करंटली अचीविंग 300 मार्क्स आउट ऑफ 720, थिंक टू गेट 325 इन द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है ना। अभी 300 नंबर आ रहे हैं तेरे, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अगले टेस्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश रखो, 325 का टारगेट रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेस्ट में 350 का टारगेट रखो, ठीक है। एकदम है ना 300 नंबर आ रहे हैं और तुम 600 का टारगेट लेकर चलोगे, कभी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ो, ठीक है ना। 350 अभी स्कोर कर पा रहे हो, 375 का टारगेट रखो, ठीक है। फिर अगले टेस्ट में 400 का टारगेट रखो, स्लोली अचीव करो, ठीक है ना। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इंप्रूव करते रहो, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहो, 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं आपको बताऊं। अगर आप ये सोचोगे, ठीक है ना, डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट चेंज ऑफ स्कोर, ठीक है, होता भी नहीं है कभी ये। डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट चेंज ऑफ स्कोर, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है, कि आज तुम्हारे 300 आ रहे हैं और अगले टेस्ट में तुम ये बिलीव करो कि मेरे 500 आ जाएंगे, होता ही नहीं है। तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। पर रेदर अगर तुम्हारे अभी 300 आ रहे हैं तो तुम 25-30 नंबर का टारगेट लेकर चलो कि अगले टेस्ट में मुझे इसे 330 करना है, ठीक है ना। फिर उसके अगले टेस्ट को टारगेट में लेकर चलो कि यार 330 तक मैं पहुंच गया हूं, नाउ माय एम इज टू टेक इट टू 355 360, ठीक है। ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, 400 टच करोगे, 450 टच करोगे, ठीक है। 7-8 टेस्ट के बाद 500 टच करने लग जाओगे, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं देखो 500 तक पहुंच गया, 600 तक भी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच, याद रखिए, ठीक है ना। ओवरनाइट सक्सेस किसी को मिलती ही नहीं है, और जो इसकी गुंजाइश रखते हैं वो बेटा डीमोटिवेट ही होते हैं, ठीक है। तो स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी 3.5 महीने पड़े हैं आपके पास, कई सारे टेस्ट होने वाले हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहो, ठीक है ना। बात समझ आई? तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो भाई देखो, अगर जो भी ओवरनाइट सक्सेस की गुंजाइश रखता है दिमाग में, तो वो डीमोटिवेट होता है। फिर क्या है, डीमोटिवेट अंदर हिट करने लगता है। डीमोटिवेशन जब अंदर हिट करने लगेगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं और तुम्हें 650 अगले टेस्ट में लाने हैं, 600 लाने हैं, 550 लाने हैं, यार इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट कैसे होता है? 15 दिन में नहीं हो पाता। इंप्रूवमेंट को भी समय चाहिए होता है। अब तुम 550-600 का टारगेट लेकर चलोगे नेक्स्ट टेस्ट में, डीमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि इतनी जल्दी नंबर बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वो अंदर हिट कर गया ना, तो बड़ी दिक्कत होगी उसको रिवाइव करने में, उसे ठीक करने में, वो बहुत पेनफुल हो जाएगा। मतलब इतना डीमोटिवेटेड फील करोगे कि यार मेरे से तो, मेरे बस का तो है ही नहीं, मेरे नंबर आते ही नहीं है, ठीक है। रेदर देन अगर तुम मेरी बात मानो तो 300 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं, 25-25 30-30 नंबर की गुंजाइश रखो, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने स्कोर को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। पहुंचोगे जरूर, डेफिनेटली तुम 500 550 टच करने लग जाओगे। एक बार 500 का नंबर अपन टच कर जाते हैं ना, तो अपन बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। मैं आपको बताऊं, 500 से 600 जाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, पर ये 300 से निकलना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताऊं।
300 से 400 पे जंप करना ना, ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, ठीक है ना। ये जहां पर अपन होते हैं ना, यहां से 100-150 नंबर बढ़ाना मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे स्कोर्स को इंक्रीज करो, ठीक है। चलिए चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एनालाइज ईच एंड एवरी टेस्ट यू गिव, ठीक है। हर टेस्ट का एनालिसिस करना बेटा बहुत जरूरी है। एनालाइज ईच एंड एवरी टेस्ट यू गिव, ठीक है ना, राइट। ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, याद रखना। टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट, ठीक है ना, दो चीजों के लिए होता है। नंबर 1 कि ये पता करने के लिए हमको अभी कितना आता है, हम कितना पानी में है, ठीक है। नंबर 2 कि कुछ टेस्ट में जो क्वेश्चन हमने गलत किए वो वापस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसलिए एक टेस्ट कॉपी बनानी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। एक टेस्ट कॉपी, ईच सब्जेक्ट मस्ट बी एनालाइज्ड केयरफुली, ठीक है। मेक अ टेस्ट कॉपी जरूर बनाओ, ठीक है ना, ओके। और मान लो तुम्हारे जूलॉजी में 45 क्वेश्चन में से 35 राइट हो रहे हैं, जो 10 गलत हुए हैं तुम्हारे, उनको टेस्ट कॉपी में नोट कर लो, भले उनके स्टेटमेंट नोट कर लो। उससे ये होगा यार, वही क्वेश्चन जब वापस रिपीट हो जाएगा तब तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारा गलत हो गया, कोई बात नहीं, पर नीट में अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा तो तब तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इमेजिन करो कि आप इतने सारे टेस्ट देते हो, ठीक है, और सोचो अगर आप कॉपी बना लेते या अभी भी कॉपी बना लेते हो तो कितने सारे क्वेश्चंस, मतलब जो आप गलत कर रहे हो कॉपी में लिख लेते हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे वो आपको। तो अगर वो क्वेश्चन वापस वैसा ही सेम एग्जाम में आ गया तो फिर तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप पेपर देते हो और आपके नंबर 450 आते हैं तो यार जो आपने क्वेश्चन गलत किए, अगर आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया टेस्ट के बाद तो उस टेस्ट का कोई महत्व नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने गलत अभी टेस्ट में कर दिया है, आप आगे जाकर उसको मेन पेपर में भी गलत कर दोगे, फिर फायदा क्या टेस्ट देने का, ठीक है। तो अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। टेस्ट पेपर आता है, ठीक है, टेस्ट पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। टेस्ट दे दिया, उसके बाद एक एनालिसिस का टाइम 1-1.5 घंटा 2 घंटा रखो। तुम्हारे पास वीडियो भी आते हैं टेस्ट के बाद, तुम्हारे पास वीडियो भी आते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास आंसर की भी आती है, तो प्रॉपर्ली देख लो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। उनको सॉल्यूशंस को एक कॉपी में नोट कर लो। मतलब मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो तुमने गलत किए थे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, तुम्हारी एक टेस्ट कॉपी बन जाएगी, ठीक है ना। बस शॉर्ट में नोट कर लो, जैसे फिजिक्स में अगर 20 गलत हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन 20 क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कॉपी में नोटेड होने चाहिए, ताकि वो गलती वापस ना हो। अगर कोई कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है, वीडियो में देखो भाई उस कंसेप्ट को कैसे बताया गया है, ठीक है। सवाल नहीं बना कोई बात नहीं, वीडियो में देखो कि कैसे उसको करा जाता है, उसका मेथड क्या है, उस मेथड को नोट करो, ताकि मेन एग्जाम में उस क्वेश्चन को वापस गलत ना कर दो, अगर नीट के मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया तो इसलिए टेस्ट का एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो कैंडिडेट सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट, रिमेंबर विदाउट सेक्रीफाइस नथिंग कैन बी अचीव्ड, ठीक है। ये 5वां पॉइंट है, बिना सेक्रीफाइस के, बिना कुर्बानी के कुछ भी अचीव नहीं होता दुनिया में, ठीक है। अब आपको क्या सेक्रीफाइस करना है 3.5 महीने के लिए? आपको सेक्रीफाइस करना है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है ना। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, ठीक है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। सोशल नेटवर्किंग को बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप करना बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप द सोशल नेटवर्किंग, याद रखिए। टाइम बहुत कीमती है, अभी टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपन को, याद रखिए। तो बिल्कुल ये बंद कर दो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि अगर तुम सोशल नेटवर्किंग करते हो, तुम रील पे रील देखते रहोगे दिन भर, याद रखिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर वो सेल्फ स्टडी का 5 से 6 घंटा नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। देन स्ट्रिक्टली अवॉइड पोर्नोग्राफी, इस समय पॉर्न मत देखो, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली अवॉइड रिलेशनशिप्स, किसी रिलेशनशिप में मत पढ़ो इस टाइम में। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, याद रखिए, ठीक है ना।
बिल्कुल इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए इन चीजों में, तभी तुम मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट, ट्राई टू इग्नोर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने भी पहले भी क्लास में आपको बताया है। ट्राई टू इग्नोर, सेव योर इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू फोकस। अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखो भाई। ठीक है, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, डिस्कशंस में मत पड़ो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, माँ बाप से लड़ाई नहीं करनी, डिस्कशंस नहीं करने, भाई से लड़ाई नहीं करनी, पड़ोसियों से लड़ाई नहीं करनी, घर वालों से, रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं करनी। किसी भी डिस्कशन में मत पड़ो इस समय, क्योंकि ये डिस्कशंस, ये लड़ाई झगड़े तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर देंगे। ठीक है ना। और अगर मेरा मूड खराब है तो मेरे से पढ़ाई तो होती ही नहीं है, मेरे से ही नहीं होती, मेरे से क्लास लेने का मन नहीं करता अगर मेरे घर में लड़ाई हुई होती है तो अगर अपन लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा। तो बिल्कुल ही इस समय लड़ाई झगड़े, इमोशनल अत्याचार वगैरह सब बंद कर दो। ठीक है ना। किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, नो डिस्कशन। मम्मी कह रही है भैया ये नमक ला दे, ठीक है, ठीक है मम्मी मैं ले आता हूं, जाकर 5 मिनट में नमक ला दो। ठीक है, अब ये डिस्कशन नहीं करना, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, मम्मी मेरा ये है, मम्मी मेरा वो है। डिस्कशन में ही आधा घंटा निकाल दिया अपन ने, और अपना मूड अलग खराब हो गया, मम्मी का मूड अलग खराब हो गया, कहा सुनी हो गई। ठीक है, फिर क्या ही पढ़ोगे यार बताओ। इससे अच्छा तो 5 मिनट में नमक ला देते। ठीक है, तो किसी से भी लड़ाई झगड़े के मूड में मत रहो। कोई बोल रहा है कैसी तैयारी चल रही है, सर ठीक चल रही है, बस इतना ही बोलना है, ठीक चल रही है, किसी डिस्कशन में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट डिस्कस मच और आस्क एनीवन अबाउट प्रिपरेशन और स्कोर्स। ठीक है, मैं देखता हूं कमेंट्स में बच्चे एक दूसरे से पूछते रहते हैं, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तेरा स्कोर कैसा आ रहा है। भूल जाओ किसी और की प्रिपरेशन, किसी और का स्कोर, याद रखिए, उससे तुम डीमोटिवेट ही होगे, क्योंकि कोई सही बताता नहीं है आज की दुनिया में। किसी के 300 आते हैं तो वो 450 बताता है, किसी के 500 आते हैं तो वो 600 बताता है। तो कोई तुम्हें सच्चाई बताएगा नहीं कि उसकी प्रिपरेशन असल में कैसी चल रही है। बेटा मेरे को इतने साल हो गए, 40 साल का मैं होने वाला हूं, 39 को मैं टच कर चुका हूं। ठीक है, मेरे से आज तक किसी ने सच नहीं बोला। मेरे को सच्चाई बहुत बाद में पता चलती रही। ठीक है, कोई अपनी सैलरी जो है बताता था एक्स, ठीक है, उसकी सैलरी एक्स होती थी और वो मुझे 4x 5x सैलरी बताता था। पर जब सच्चाई पता चलती है तो पता चलता था कि यार उसकी सैलरी तो x भी नहीं है, 5x बोल रहा है, वो 10x सैलरी बता रहा है, 20,000 सैलरी को वो 1 लाख बता रहा है, जबकि उसकी सैलरी 10,000 नहीं है। पर उस समय तो मैं डीमोटिवेट हो गया ना। कोई मेरे को बोलता है यार मेरे तो 5 घर हैं, मैंने 5 प्लॉट ले लिए। ठीक है, ऐसे करके लोग जो है शेखी बगाड़ते रहते हैं। ठीक है, पर रियलिटी वो नहीं होती है। पर कुछ समय के लिए वो सब बातें जो है हमें डीमोटिवेट जरूर कर देती है कि यार इसके घर में तो कितनी खुशियां हैं, यार देख यार इसके पेरेंट्स तो यार कितना इसके साथ अच्छा चलते हैं, इसके नंबर देख यार कितने अच्छे आ रहे हैं। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी से कोई बात करनी नहीं है, दुनिया जाए तेल लेने, सही में बता रहा हूं, हमें अपनी तैयारी देखनी है। ठीक है ना। तो किसी से कोई भी डिस्कशन मत करो, आज से ही कोई डिस्कशन नहीं करना। किसी से नहीं पूछो तुम्हारा नंबर कैसा आ रहा है। ठीक है, आ रहा होगा, तेरा नंबर है वो, यार मेरा क्या फर्क पड़ता है, मेरे को मेरे नंबर देखने हैं। ठीक है ना। तुम्हारी कितना कोर्स हो गया नहीं, उससे तेरे कोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पूछो ही मत। ठीक है, अपने कोर्स पे फोकस करो। ठीक है, बात समझ आई? चलिए ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। कीप अ हाई एडवर्सिटी क्वेश्चन। ठीक है, कीप अ हाई एडवर्सिटी क्वेश्चन, कीप अ हाई एडवर्सिटी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होता है यार एडवर्सिटी क्वेश्चन? ठीक है, व्हाट इज अ एडवर्सिटी क्वेश्चन? ठीक है, तुमने IQ सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, तुमने EQ सुना होगा, इमोशनल क्वेश्चन होता है, पर आजकल एक नई चीज आ गई है जिसको एडवर्सिटी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है? एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या चीज होती है? ठीक है, इसका मतलब है possessing a high AQ is analogous to being able to courageously learn and bounce back from setbacks. courageously, courage होनी चाहिए। ठीक है, courageously learn and bounce back, ठीक है ना, from the setbacks. टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हम अभी भी खड़े हो सकते हैं। courageously खड़े हो जाओ। ठीक है, बाउंस बैक। ठीक है ना,
हर किसी इंसान में एक वो होती है अंदर की वो बाउंस बैक जरूर कर सकता है अपनी मेहनत से। तो आप कर सकते हो अभी भी, मैं आपको बता रहा हूं। यू जस्ट हैव टू बाउंस बैक। तो इसे AQ कहते हैं, एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी का मतलब होता है सब गड़बड़ चल रहा है यार चारों तरफ, कोई बात नहीं, सब गड़बड़ चल रहा है तो भी मैं मेहनत करता रहूंगा, तो भी मैं कोशिश करता रहूंगा, जितनी बार भी मेरे को मुक्का पड़ेगा मैं गिरूंगा जरूर पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना। यू हैव टू बाउंस बैक। बात समझ आई कि नहीं आई? तो AQ हाई होना चाहिए। हाई AQ आपको नीट में काम नहीं आएगा, काम तो आएगा इनफैक्ट, बट हाई AQ आपको लाइफ में सब जगह काम आएगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया तो आपको गिराती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दुनिया गिराती ही रहेगी, हर जगह गिरते फिरते रहोगे, ठीक है ना। पर यू हैव टू बाउंस बैक अगेन, राइट। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। सफलता के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, पर साथ में हाई AQ की भी जरूरत होती है, ठीक है। हमें उल्टा सीधा बोलते रहते थे, गालियां देते रहते थे, बट यार उससे हमारी कंसिस्टेंसी कम नहीं हो गई। हम क्लास लेते रहे, बस हम अपना काम करते रहे। हमें अपना काम करते रहना है, ठीक है। हम गिरते पड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यू शुड हैव अ हाई AQ, इसे कहते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, द टू पीज दैट इज परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, ठीक है। ये दो 2 P's जो है ना, 2 P जो है ना, इनको जरूर दिमाग में रखिए। परसिस्टेंस, परसिवरेंस, ठीक है। दोनों एक जैसे वर्ड है पर डिग्री का फर्क है, ठीक है ना। परसिस्टेंस का मतलब होता है काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना, ठीक है ना। जबकि परसिवरेंस का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा, कीप डूइंग इट टिल द एंड इवन इफ इट इज हार्ड, इवन इफ इट इज हार्ड, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब होता है काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, ठीक है। परसिवरेंस थोड़ा सा ज्यादा डिग्री पे हो जाता है कि यार क्या सर्कमस्टेंसेस अच्छे ना हो तो भी हम काम करते रहेंगे। हाँ, हम काम करते रहेंगे, हम अपने रास्ते बनाते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये परसिवरेंस होता है, ठीक है ना। एक होता है परसिस्टेंस, ठीक है, करते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। एक होता है परसिवरेंस, क्या होता है, यार बड़ी दिक्कतें आ रही है चारों तरफ से, फिर भी पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ये परसिवरेंस होता है। तो ये जो 2 P's होते हैं ना, दिस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग इन टूडेज लाइफ, ठीक है। देखो, पहले राजा महाराजाओं का जमाना होता था, तो क्या राजा महाराजा हारते नहीं थे? हारते थे, ठीक है ना। क्या पूरा राज्य चला जाता था यार, ठीक है ना। क्या उस समय लड़ाई नहीं होती थी? होती थी, ठीक है। उस समय तो और यार एनवायरनमेंट बहुत डेंजरस होता था, ठीक है। हमले होते थे, हमले में जान चली जाती थी, उस समय तो खतरनाक एनवायरनमेंट होता था। अब तो फिर भी बेटर है, राइट, बहुत बहुत बेटर है, ठीक है। तो हम में इतनी तो करेज होनी चाहिए ना कि हम ये छोटे मोटे जो डाउनफॉल्स आते हैं इनसे बाहर निकल सकें, ठीक है। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रहा हो, भले दुनिया में सब उठपटांग चल रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, नेगेटिविटी हो, बट देन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। परसिवरेंस, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। रोज मैं सेशन नहीं दे सकता आपको, ठीक है। आपको खुद ही आगे बढ़ना है अपने टास्क को लेकर, और केवल नीट ही नहीं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, याद रखिए, ठीक है ना। जिंदगी में डीमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, पर आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये 7 पॉइंट हो गए जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट दिमाग में रखो, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है जो मैंने इसमें नहीं लिखा? 8वां पॉइंट है कि कीप फेथ इन गॉड, ठीक है। अपने ईश्वर पे भरोसा जरूर रखो, उनसे प्रार्थना करो सुबह शाम, ठीक है। उनकी पूजा करो, उन पे जल चढ़ाओ, जो भी आपके ईश्वर हैं उनके ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बेटा लक जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। और लक बनाने वाला तो भगवान ही है, राइट। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर पे फेथ करना बहुत ज़रूरी है। ये 8वां पॉइंट है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, वो आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। हैव फेथ इन गॉड एंड ऑलमाइटी, तो उससे आपका लक सुधरेगा। याद रखिए, लक को भी सुधारने की बहुत आवश्यकता होती है। क्यों ना पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएं जो आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं। देखो, ये कहलाता है लकी, ठीक है। मैंने एक ऐसी लकी लड़की को देखा था बेटा,
जब मैं 2015 में पढ़ाता था तो एक लड़की थी, उसके नंबर बेटा 400 450 नंबर आते थे टेस्टों में, ठीक है ना। और मुझे भी यही लगता था कि वो क्रैक नहीं कर पाएगी, और उसे भी यही लगता था वो क्रैक नहीं कर पाएगी। पर सडनली जब नीट एग्जाम में वो गई, उसके 640 नंबर आए, एंड शी इज़ नाउ इन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, ठीक है। मैं भी हैरान, सब टीचर्स हैरान, वो भी हैरान। उसने कहा सर एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो मेरे को आते थे, ठीक है। तो ये भी तो एक लक की बात है जो ईश्वर हमको देता है, ठीक है। इसलिए ईश्वर की आराधना करना, भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भगवान की पूजा करा करो सुबह शाम, ठीक है। भगवान पे फेथ रखा करो, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान भी रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये तो हो गई उन बातों की। ये सब बातें आपने सुन रखी होगी, मैं जानता हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं हम। पर ये एक सेशन ऐसा है कि आपको एनलाइटन करने के लिए, ताकि आप जोश से भर जाएं, ठीक है ना, और आप अपने आगे आने वाले 3 साढ़े 3 महीनों को फ्रूटफुल कर सकें, ठीक है ना। और ये पॉइंट्स बेटा आपको सारी जिंदगी भर काम आएंगे, याद रखना। ये कोई आखिरी परीक्षा तो है नहीं, परीक्षाएं तो आगे चलती रहेगी, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। अब बेटा ये सब बातें तो अपन ने कर ली, ये तो साइकोलॉजिकल बातें हैं जो अभी तक अपन ने करी है, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल अपन को क्या करनी है उसकी बातें हैं। हमें सोशल नेटवर्किंग नहीं करनी, पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, इमोशनली किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। ये सब सारी बातें हम फॉलो करेंगे। पर हमको बायो की कैसी तैयारी करनी चाहिए, बायो कैसी तैयार होनी चाहिए। तो बायो के लिए बच्चों मैं एक ब्लॉक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ। ब्लॉक स्ट्रेटेजी जो है बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी बेटा क्या होता है, मैं भी ब्लॉक स्ट्रेटेजी ही रिकमेंड करता हूँ सबको, ठीक है ना। आई ट्रूली रिकमेंड ब्लॉक स्ट्रेटेजी। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर, ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर, ठीक है। इसमें मैं जूलॉजी की भी लेकर आया हूँ, बॉटनी की भी लेकर आया हूँ, ठीक है ना। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, ठीक है, मैं किसी को जो है किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के सब्जेक्ट में घुसना चाहता हूँ। पर बीइंग अ जूलॉजी टीचर केवल जूलॉजी की ले आता तो वो थोड़ा सा परफेक्ट ना होता, इसलिए मैं बायो की ले आया हूँ, ठीक है। फिर भी जो मैं बॉटनी की ब्लॉक स्ट्रेटेजी लाया हूँ, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप रेस्पेक्टेड तरुण सर से भी बात कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से एक ब्लॉक स्ट्रेटेजी तैयार करी है पुराने साल के पेपर वगैरह देखकर, ठीक है। आप रेस्पेक्टेड तरुण सर से भी पूछ लीजिएगा कि जो बॉटनी में ब्लॉक स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो परफेक्ट है कि नहीं। अगर कोई टॉपिक ऊपर नीचे करने की जरूरत है तो आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं उनके सब्जेक्ट में एंटर नहीं करना चाह रहा, बट एक बायो की ब्लॉक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो आप बॉटनी के लिए रेस्पेक्टिव तरुण सर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने भी काफ़ी इस पे वर्कआउट किया है, ठीक है, और कई टीचर से डिस्कस करने के बाद ही ये बनाया है। इंटरनेट पे स्कोर्स देखे, चैप्टर्स के मार्क्स देखे, ठीक है, उन सब के बेसिस पर मैंने ये स्ट्रेटेजी तैयार करी है, ठीक है। पर फिर भी बॉटनी के लिए आप एक बार तरुण सर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन डिस्कस टू हिम, ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं उनके सब्जेक्ट में एंटर कर रहा हूं, बट एक बायो की स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूं, क्योंकि अब यार जूलॉजी एक छोटा सा फिर पार्ट हो जाता है नीट का, एटलीस्ट 50% पेपर मैं चाह रहा था कवर करना, ठीक है। तो चलिए एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी देखते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ब्लॉक स्ट्रेटेजी ये होती है कि बेटा जो ऊपर वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो हमें अगले 1-1.5 महीने में जो है ऊपर वाला ब्लॉक तैयार कर लेना है, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ऊपर वाला ब्लॉक सबसे पहले बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लो, उसकी खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ, PYQ लगाओ। तो इधर जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बायोटेक और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनके खूब सारे PYQs लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इनको अगर आप तैयार कर लोगे वह बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे, कर पाओगे, ठीक है। सेकंड ब्लॉक में आता है एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एनिमल किंगडम अभी अपना चल रहा है, ठीक है ना, राइट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसके बाद अगला चैप्टर होगा। एवोल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल्स ये हम 15 मार्च तक खत्म करेंगे, याद रखिए। तो सेकंड ब्लॉक अभी हमारा चल रहा है, याद रखिए, तो इस पे भी फोकस करना है। और लास्ट वाले ब्लॉक में आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें कम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जरूर आते हैं पर थोड़े कम आते हैं। देखो, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो सारा ही चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरा
मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो है इस ब्लॉक वाइज अगर आप चलें, ठीक है, तो तैयारी को आप ज्यादा पैनापन दे सकते हैं, ठीक है। उधर बॉटनी का है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इन ऊपर वाले ब्लॉक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे को मिले, इसलिए मैंने ये 3 टॉपिक्स सबसे ऊपर रखे हैं, ठीक है। एंड बाकी के टॉपिक्स भी आपके सामने हैं, ठीक है। तो बायो को अगर आप ब्लॉक वाइज ब्लॉक प्रिपेयर करोगे तो यू कैन डू वेरी वेल, ठीक है ना। ऐसे ही ब्लॉक स्ट्रेटेजी आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी तैयार करो, ठीक है, और उन ब्लॉक्स को कर लो, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, याद रखिए। एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक पे आओ, देन नेक्स्ट ब्लॉक पे आओ, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की आप कोशिश करो, ठीक है ना। ओके, राइट। तो बच्चों यहां पर ही बेटा मैं डिस्कशन खत्म करता हूं, ठीक है ना। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल कुछ रहा होगा। ऐसे ब्लॉग्स जो है आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बनाओ, दूसरे टीचर से डिस्कस करके बनाओ, ठीक है ना। ओके, उन टॉपिक्स को तैयार करो जिनके मार्क्स सबसे अधिक हैं, ठीक है, जिन पे सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है, कि कोई चैप्टर अगर रह गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप उनके शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उनके फॉर्मूले पढ़ो, PYQs लगाओ, ताकि वो चैप्टर आपका कवर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अब डेप्थ में पढ़ने का टाइम कम रह गया है, ठीक है। चैप्टर को कवर करना बहुत जरूरी है, याद रखिए। अगर आप कोई चैप्टर पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं और उसमें क्वेश्चन आ जाता है तो वो साफ है, ठीक है ना। पर अगर आप शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं, आप PYQs कर लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, कम से कम इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा अब सिलेबस कवरेज पर भी ध्यान दो, उन ब्लॉक्स को सबसे पहले अच्छे से तैयार करो जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए, है ना। तो बच्चों अपन मिलते हैं, ठीक है ना। कब अपन मिलते हैं? अब जो है अपन मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में, ठीक है ना। ओके, और आई होप कि ये सेशन आपको एनलाइटन करेगा, आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो मिले अगली क्लास में। 5 रेटिंग्स दे रहे हो, 5 रेटिंग्स दे रहे हो। अरे पढ़ाने में 5 रेटिंग्स दिया करो, ठीक है, यहाँ नहीं। ओके, ये तो वैसे ही था सच में ना। देखो एक और बात मैं बता दूं, जाते जाते एक और बात मैं बता दूं कि अपना जो 5 to 6 आवर्स का जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, इसमें से 60-40 रखा करो। 40% रिवीजन के लिए और 60% जो करंट में चल रहा है उसके लिए, ठीक है। अगर आप जैसे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो इसमें जो है 40-60 का आप रेशियो रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कि भाई 40% पुराना रिवाइज करने के लिए और 60% आप जो है करंट में जो चल रहा है उसको पढ़ने के लिए निकालें, ठीक है। और रिवाइज बेटा एक ही गो में मत करा करो, ठीक है। जैसे मैं रिवीजन का भी एक पैटर्न बताता हूं कि आपको रिवीजन का क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो मैं सबसे अच्छा मानता हूं, ठीक है। रिवीजन का पैटर्न जिससे बोरियत भी नहीं होती और हमारा रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर लेते हैं कॉकरोच, ठीक है, से आपको कॉकरोच का रिवीजन करना है, ठीक है ना। आज करने की आज के दिन में कर लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कॉकरोच का रिवीजन जो है आप 3 पार्ट्स में करो, ठीक है। जैसे एक दिन आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, एक दिन आपने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन कर लिया, एक दिन आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया। तो इस तरह आप पार्ट्स में रिवाइज करो, छोटे छोटे पार्ट्स में रिवाइज चुटकियों में हो जाएगा और प्रेशर भी नहीं होगा, बोरियत भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में रियलिस्टिकली रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। इसे रियलिस्टिक रिवीजन कहते हैं। अगर मैं सोचूं यार आज बैठूंगा मैं और आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा रिवाइज कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आधा घंटा पौन घंटा आज दे दिया, आधा घंटा पौन घंटा कल दे दिया, ऐसे बोरियत भी नहीं होगी और चैप्टर का 3 या 4 फेजेस में रिवाइज भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट तरीके हैं इस तरह भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है, ठीक है। तो
टाइप ऑफ मूवमेंट्स वाला एक दिन कर लिया रिवाइज, मसल वाला पार्ट दूसरे दिन रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। फिर आपने एक्सियल स्केलेटन तीसरे दिन रिवाइज कर लिया, और अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड जॉइंट्स जो है आपने चौथे दिन रिवाइज कर लिया। तो इसलिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में रिवाइज करने की कोशिश करो, उससे बोरियत नहीं होती है और उससे रिवीजन फटाफट होता भी है, हमें अपने में इंप्रूवमेंट नजर आएगा, याद रखिए, ठीक है। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स में रिवाइज करने का प्रयास करो, ठीक है ना। चलिए चलिए, ठीक है, ओके। अरे भाई टेस्ट कौन सा डेली होते हैं, ठीक है। टेस्ट में जूलॉजी में हम 2 चैप्टर देते हैं आपको, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर ही टेस्ट में आते हैं आपके, ठीक है। तो क्या 15 दिन में जो फुल टेस्ट होता है, तो 15 दिन में हम 2 चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते? आप मेरे को बताओ, अगर 3-3 दिन हम एक एक चैप्टर को लें, 3-4 दिन, तो 12 दिन में ही हो जाएंगे 3 चैप्टर रिवाइज, ठीक है ना। आप मेरे को बताओ, तो आपका तो 15 दिन में टेस्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टेस्ट वो तो उसका मैं नहीं कह रहा, मैं तो 15 दिन वाले टेस्ट की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टेस्ट की बात कर रहा हूं, 720 नंबर वाले टेस्ट की। तो उसमें 2 से 3 चैप्टर अगर आ रहे हैं, तो क्या आप रिवाइज नहीं कर सकते 15 दिन में? 3-3 दिन का आप टारगेट रखो, 3 दिन में ये चैप्टर करना है, 3 दिन में ये करना है, 3 दिन में ये करना है, 9 दिन में अपना रिवीजन हो गया, 10 दिन में, ठीक है। फिर पीछे के 4-5 दिन उसी चीज को वापस रिवाइज कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, ठीक है ना, राइट। ये तो मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी है, मैं तो ऐसे करता हूं, ठीक है, करता था जब स्कूल में था। आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो करो, पर अगर एक ही चैप्टर को पूरा दिन लेकर बैठे रहोगे तो वो बोरियत फील करोगे, वो बोरियत फील होने लगती है। तो एक चैप्टर को अगर 3 या 4 पार्ट्स में रिवाइज करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली उसका रिवीजन हो पाएगा, और दिन में दूसरी चीज़ें भी कर पाओगे, ठीक है। जैसे 3-4 पेज जूलॉजी के पढ़ लिए, 3-4 पेज बॉटनी के रिवाइज कर लिए, ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स कर लिया, थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लिया, इस तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले अगले क्लास में हम मिलते हैं। हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, ठीक है ना। तो आप आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अगर कोई क्लास बीच में मिल गई तो मैं ले लूँगा, नहीं तो अदरवाइज हम आपको मंडे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय, है ना।